सरकार ने अब तो लॉकडाउन भी लगा दिया। इस लॉकडाउन को कितना आप वाजिब मानते हैं? क्या ये लेट लगाया गया, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, लॉकडाउन की जब जरूरत थी तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आलोचना करनी। जब पिछली बार लॉकडाउन लगाया था तब वो कह रहे थे कि क्यों लगाया लॉकडाउन, और अब की बार लगाया तो अब कहते हैं लेट क्यों लगाया। तो कभी उन्हें जल्दी लगता है, कभी उन्हें लेट लगता है। लेकिन हमने पहले भी जो विशेषज्ञों की राय थी, सबकी समझ थी, उसके विचार से ही जो जरूरत थी उसके टाइम हमने लगाया था। प्राइवेट स्कूल तो फीसों के चक्कर में दे नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फीस तो लगभग कुछ छोटे मोटे ड्यूज होते हैं, वो तो क्लियर करने ही चाहिए। पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। उसमें ड्यूज क्लियर करने ही चाहिए, जो छोटे मोटे हैं ड्यूज। और अगर कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या कोई आती है, अभिभावक हमें मिलेंगे तो निश्चित तौर से उसका समाधान का भी हम करेंगे। तो वैक्सीन की तो पर शिकायतें आ रही हैं कि कमी बहुत है। जैसे कि 1 तारीख को 1 मई को 18 से 44 साल वाला टेस्ट शुरू होना था, नहीं हो पाया। 1 मई को 2 मई से हुआ। देखिए, इतना बड़ा काम है और ये इतना बड़ा देश है, इसकी आबादी जो है 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। और उसमें कहीं कहीं कुछ कमियां भी हो सकती हैं, थोड़ी कमी भी हो सकती है। लेकिन जो लोग कमियों का आरोप लगा रहे ना, जरा उनसे एक बार पूछ लेना कि उनका व्यवहार क्या है। जब हमने लॉकडाउन लगाया तो उन्हें लॉकडाउन का विरोध किया। जब हमने उत्साह बढ़ाने के लिए थाली बजाने की बात कही तो उन्हें उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बढ़नी चाहिए थी। ये कैसे लोग हैं? कहाँ तो सारी दुनिया वैक्सीन बनाने पर लग रही और ये थालियाँ बजवा रहे। जब हमने वैक्सीन बना ली तो उन्होंने वैक्सीन के ऊपर सवाल उठा दिए कि वैक्सीन के टेस्ट नहीं है। जब सारी दुनिया में से वैक्सीन की डिमांड आएगी तब वो बेचारे बोलने के लिए रहे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लीडर भी हैं जिन्होंने कह दिया कि हम तो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, हम तो कि भाई ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। आपने ये जो किसान यूनियन है उनको देख लिया होगा कि गाँव में विरोध करना शुरू कर दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम तो वैक्सीन का विरोध करेंगे, वैक्सीन से ये नुकसान हो जाएगा वो। उसके बारे में जम के झूठा प्रचार किया। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं कंवरपाल गुज्जर, जो शिक्षा व पर्यटन मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। उनके पास उनसे चर्चा करेंगे। गुज्जर साहब, सबसे पहले आपके पर्यटन विभाग की ही चर्चा कर ली जाए, क्योंकि कोविड पिछले साल जब आया तब भी पर्यटन विभाग ने सबसे ज़्यादा घाटा सहन किया। तो अभी सबसे ज़्यादा कोविड की मार पर्यटन पर ही पड़ रही है। पर्यटन सेंटर अभी तक खुले हैं या उन्हें बंद कर दिया गया? नहीं, देखिए, अभी खुले तो हैं सारे, लेकिन जब ग्राहक ही नहीं है वहाँ तो कोई बहुत कम ग्राहक है। मतलब हमारे पास कम है इस टाइम। हालांकि कमरों की बुकिंग तो हमारी कुल मिला के ठीक ठीक है, 85% के आसपास है हमारी। लेकिन वैसे कम है, हमारा खाने खुने का जो भी है वो काफ़ी कम है और काफ़ी घाटा में उठाना पड़ रहा है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है, इसमें केवल हमें नहीं, पूरे देश में सभी स्टेट के जो पर्यटन केंद्र है उनको भी सबको घाटा उठाना पड़ रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों को भी घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना के दौरान लोग बाहर निकलते नहीं हैं, तो स्वाभाविक है, इससे नुकसान उठाना पड़ता है। गुज्जर साहब, जिस प्रकार से लगातार 1.25 साल के करीब हो गया कोविड को चलते, इन परिस्थितियों के अंदर पर्यटन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज को लेकर किस प्रकार से प्रबंध किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सैलरी तो हमने पहले भी उनकी दी है और अब की बार भी हमने सरकार से 35 करोड़ रुपए लिए हैं इसके लिए। तो सैलरी तो हम दे रहे हैं। थोड़ा कुछ कर्मचारियों की लेट जरूर हुई है, लेकिन दे सभी की रही है ठीक तरीके से और सभी की पेमेंट दे रहे हैं। पर्यटन विभाग को प्राइवेट मोड में ले जाने की, पीपीपी मोड पे ले जाने की प्लानिंग थी, उसकी इस वक्त क्या स्टेज है? नहीं, देखिए, पीपी मोड पे भी जब ही होगा जब ये परिस्थितियाँ हमारी सामान्य होंगी ना जी, तो उसके बाद ही ये सारा कुछ किया जाएगा। क्योंकि अभी स्थिति सामान्य नहीं है और पर्यटन में जब हमें भी प्रॉफिट दिखाई देगा, दूसरा व्यक्ति भी जो हमारे साथ समझौता भी करेगा, जो मिल के काम करेगा, वो भी तो उसी स्थिति में करेगा जब एक माहौल अच्छा होगा। तो अभी इस प्रकार की स्थिति, आज की तारीख में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आने वाले टाइम में निश्चित तौर से पीपी मोड पे हम काम करेंगे काफ़ी। गुज्जर साहब, पर्यटन विभाग के जो बड़े सेंटर्स हैं जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता था, वहाँ शराब के ठेके भी खोलने की प्लानिंग थी सरकार की, खोले भी गए, उनकी क्या स्थिति रही? नहीं, देखिए, शराब के ठेके हमने खोले, लेकिन शराब के ठेके में हमें कोई बचत नहीं, बल्कि हमें नुकसान उठाना पड़ा उसमें। हालांकि हमने बीच में उसको छोड़ दिया, वो कोई प्रॉफिटेबल लाइन नहीं रहा। पहले हमने विचार किया था कि शायद उसमें कोई प्रॉफिट होगा, लेकिन वो ठीक से रहा नहीं है और उसमें हमें उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ा और बीच में हमने उस ठेकों को कैंसिल कर दिया। आपके पास दूसरा अहम विभाग है शिक्षा। सरकार ने अब तो लॉकडाउन भी लगा दिया। इस लॉकडाउन को कितना आप वाजिब मानते हैं? क्या ये लेट लगाया गया, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, लॉकडाउन की जब जरूरत थी तो सरकार ने लॉकडाउन लगाया। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आलोचना करनी। जब पिछली बार लॉकडाउन लगाया था तब वो कह रहे थे कि क्यों लगाया लॉकडाउन, और अब की बार लगाया तो अब कहते हैं लेट क्यों लगाया। तो कभी उन्हें जल्दी लगता है, कभी उन्हें लेट लगता है। लेकिन हमने
पहले भी जो विशेषज्ञों की राय थी, सबकी समझ थी, उसके विचार से ही जो जरूरत थी उसके टाइम हमने लगाया था, और उसके परिणाम भी आप सबके सामने हैं कि हमारा बहुत बड़ा बचाव उससे आया था। और अब की बार भी जो परिस्थितियां थी उसमें जिस प्रकार जब जरूरत आई तो उस टाइम हमने लॉकडाउन लगाया। तो अब जरूरत थी लॉकडाउन की तो हमने लॉकडाउन लगा दिया। तो लॉकडाउन के आगे भी बढ़ सकता है? देखिए, तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। जो एक सोच है कि कोरोना की चेन टूटनी चाहिए और पेशेंट घटने चाहिए, तो उसमें अगर ज़रूरत आएगी तो शायद आगे भी हो सकता है। अभी तो 7 दिन के लिए ही था, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो सरकार उस पर भी निर्णय लेगी। तो इसको क्या घोषित हेल्थ इमरजेंसी माना जाए? हाँ बिल्कुल, इमरजेंसी तो है ही। देखिए, हेल्थ इमरजेंसी तो है ही, इसमें क्या बात है। उसको घोषित नहीं किया गया लेकिन है, और इसमें सबको जो बचाव की जरूरत है जिस प्रकार की, उसका सबको पालन करना चाहिए। हर आदमी, केवल ये सरकार की नहीं, सब समाज की, सरकार की, सबकी ड्यूटी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि समाज के बहुत से लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हमें इस पे दवाई के साथ साथ बचाव पे ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा विभाग में नया क्या किया है? नहीं, शिक्षा विभाग में नया तो जो अभी हमने स्कूल खोले थे, जो संस्कृति मॉडल स्कूल खोले वही खोले, और जिस प्रकार से 4,000 जो स्कूल खोलने का हमने इरादा रखा, जो प्ले स्कूल हैं उनमें से भी 1100 कुछ स्कूल हमने खोले हैं। तो ये शुरुआत की, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है कोरोना की वजह से तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है। क्योंकि एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो एकदम बच्चों से संबंधित है, वही स्कूल में आएंगे, और वो स्कूल में आ नहीं सकते। और उसका कारण एक और भी है कि क्लासरूम है, और क्लासरूम में बच्चे इकट्ठे हैं या स्कूल में बच्चे इकट्ठे हैं, तो इकट्ठा होने पे पहले ही रोक है। तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हो रहे तो हमारा विभाग प्रभावित हो रहा। हालांकि हम ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी ठीक रहे, लेकिन जो प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है उसके मुकाबला ऑनलाइन कभी नहीं कर सकते। तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है उसका। स्कूलों और कॉलेजों की अगर बात की जाए, चाहे एडमिशन्स की जाए, चाहे एग्जाम्स की जाए, उनमें क्या स्थिति है? क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना वापसी दोबारा बड़ी स्पीडली आया है, उसको देखकर क्या कदम उठाए गए? देखिए, हमारी पिछली बार भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लगभग लगभग 2 लाख, यानी कि 1,99,936 बच्चों ने ज़्यादा एडमिशन लिया था पिछली बार। और अब की बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 2 लाख बच्चे और ज़्यादा एडमिशन लेंगे। हमारे एडमिशन बड़े हैं, और जैसे हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल खुले, इनमें भी हमारे पास ज़्यादा बच्चे आए। हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा बच्चों ने वहाँ अप्लाई किया, कई गुना बच्चों ने। मान लीजिए जहाँ हमने 1,000 बच्चों का एडमिशन करना था तो वहाँ पर हमारे पास 5 या 6,000 बच्चों ने अप्लाई किया। तो बहुत अच्छा उसका वो है, और हमारे दूसरे स्कूलों में भी अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट का काफी विवाद चल रहा है, उसके ऊपर सरकार का क्या निर्णय है? देखिए, हमने कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत एडमिशन तो हम बच्चे को देंगे, लेकिन सर्टिफिकेट उसको लेके आना पड़ेगा। वो बाद में लेके आ सकता है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो लेके आएगा, बाद में लेके आ जाएगा। प्राइवेट स्कूल तो फीसों के चक्कर में दे नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फीस तो लगभग कुछ छोटे मोटे ड्यूज होते हैं, वो तो क्लियर करने ही चाहिए, पहले भी करते थे अब भी करते हैं, उसमें ड्यूज क्लियर करने ही चाहिए, जो छोटे मोटे हैं ड्यूज। और अगर कोई ऐसी कोई बड़ी समस्या कोई आती है, अभिभावक हमें मिलेंगे तो निश्चित तौर से उसका समाधान का भी हम करेंगे। प्राइवेट स्कूलों के साथ भी एक समस्या है, वैसे तो कई समस्या है उनकी, कि उनकी जो बसें हैं वो एक तरह से खड़ी हैं, ड्राइवरों के खर्चे, उनके सारे जो और खर्चे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। अब हम पिछली बार टैक्स माफ़ करना था, वो टैक्स हमने उनका माफ़ कर दिया था। जो बिजली वाला उन्होंने कहा था कि हमारे से फिक्स चार्जेस की बजाय जो हमने खर्च किया वो लेना चाहिए, तो वो भी हमने करा दिया था उनका। आगे आने वाले टाइम में भी कोई अगर इस प्रकार की मदद जो वाजिब है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगर कोई इसके इस प्रकार की ज़रूरत है और स्कूल के लोग हमें मिलते हैं तो उस पर उनके साथ सहयोग करेंगे। जो स्कूली बच्चे हैं इनको वैक्सीन लगवाने की, या टीचर्स को वैक्सीन लगवाने की कुछ विशेष अभियान चलाने जा रही है शिक्षा विभाग? देखिए, उम्र के हिसाब से ही सरकार ने फैसला किया। अभी अभी 18 साल से ऊपर के लोगों को सबको वैक्सीन देने का जो फैसला सरकार ने किया, एक साथ अगर सारे लोगों के लिए वैक्सीन को हम खोल देंगे तो मेरा ख्याल है एक तो वैक्सीन की ज़्यादा कमी भी हो जाएगी और सारा जो सिस्टम है वो होच पोच हो जाएगा। अभी जिस प्रकार से सरकार स्टेप बाय स्टेप कर रही, तो उससे लोगों को भी सुविधा है। तो वैक्सीन की तो पर शिकायतें आ रही हैं कि कमी बहुत है, जैसे कि 1 तारीख को 1 मई को 18 से 44 साल वाला टेस्ट शुरू होना था, नहीं हो पाया, 1 मई को 2 मई से हुआ। देखिए, इतना बड़ा काम है और ये इतना बड़ा देश है, इसकी आबादी जो 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, और
उसमें कहीं कहीं कुछ कमियां भी हो सकती हैं, थोड़ी कमी भी हो सकती है, लेकिन जो लोग कमियों का आरोप लगा रहे ना, जरा उनसे एक बार पूछ लेना कि उनका व्यवहार क्या है। जब हमने लॉकडाउन लगाया तो उन्हें लॉकडाउन का विरोध किया, जब हमने उत्साह बढ़ाने के लिए ताली बजाने की बात कही तो उन्हें उसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि वैक्सीन बढ़नी चाहिए थी। ये कैसे लोग हैं, कहाँ तो सारी दुनिया वैक्सीन बनाने पे लग रही और ये तालियां और थालियां बजवा रहे हैं। जब हमने वैक्सीन बना ली तो उन्होंने वैक्सीन के ऊपर सवाल उठा दिए कि वैक्सीन के टेस्ट नहीं है। जब सारी दुनिया में से वैक्सीन की डिमांड आएगी तब वो बेचारे बोलने के लिए रहे। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लीडर भी हैं जिन्होंने कह दिया कि हम तो वैक्सीन लगवाएंगे नहीं, हम तो कि भाई ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। आपने ये जो किसान यूनियन है उनको देख लिया होगा कि गांव में विरोध करना शुरू कर दिया कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम तो वैक्सीन का विरोध करेंगे, वैक्सीन से ये नुकसान हो जाएगा वो, उसके बारे में जम के झूठा प्रचार किया। लेकिन जब ऐसा ऐसा माने प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवा ली, मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन लगवा ली, मंत्रियों ने वैक्सीन लगवा ली, एमएलए ने वैक्सीन लगवा ली, अधिकारियों ने वैक्सीन लगा ली, और जब समाज में एक मैसेज चला गया कि वैक्सीन अच्छी है और लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी, अब वो बेचारे एक ही काम पे है ना, दूसरा तो काम नहीं है उनको, वो कमियां ढूंढ रहे। अब कमी क्या ढूंढनी, कुछ ना कुछ तो कमी ढूंढनी पड़ेगी। अब काम तो करने का लोगों ने कोई जिम्मेदारी दी नहीं है, अब उनके पास अपने आप ही उन्हें एक जिम्मेदारी ले ली कि हम खामियां कहाँ ढूंढ सका, तो खामियां ढूंढने में लग रहे, कुछ ना कुछ तो खामी हर जगह मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। गुज्जर साहब, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। अब वो प्रदर्शन आपको छोटा क्यों नजर आ रहा, आपने कहा नहीं है, लेकिन जो आपकी सोच है या जो जनता में कई लोग जो कह रहे उनको लगता है कि सरकार नहीं बीजेपी की बनी, लेकिन बीजेपी कितने गुना गई, 3 से कहां चली गई, तो ये किया। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार करने के लिए, रोकने के लिए कोई सुसाइड करने के लिए तैयार हो तो थोड़ा मुश्किल होता है ना। कांग्रेस ने सुसाइड नहीं कर लिया, वहां कांग्रेस की कितनी सीटें थी, आज कांग्रेस 0 पे है। कम्युनिस्टों ने सुसाइड कर लिया, कांग्रेस ने सुसाइड कर लिया, एक वो दूसरी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी है, IM क्या है उसका नाम, उसने सुसाइड कर लिया। यानी कि 3 पार्टियों ने सुसाइड करके प्रयास किया कि बीजेपी को रोकना, और 3 उन्होंने सुसाइड किया। और ऐसा ऐसा जनता में इस प्रकार का एक मैसेज आ रहा। जो लोग ये कह रहे हैं ना, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, वो घोर सांप्रदायिक है। किसको कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाओ, तो मुसलमान इकट्ठे होंगे सेकुलर हैं? जाति के नाम पे लोगों को बांट दो, वो सेकुलरिज्म है। और अगर हम देश की बात कर रहे हैं, हम 135 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो हम सांप्रदायिक हैं। तो ऐसा ऐसा लोगों की समझ में सारी बातें आती जा रही है। ये बहुत देर तक छुपी चीज नहीं है। और आजकल जिस प्रकार से मीडिया ताकतवर है गया, पहले क्या था, पहले तो जानकारी इन लोगों को मिली थी, अब आज तो मीडिया के द्वारा हर आदमी को जानकारी मिलती है। अगर आज पश्चिम बंगाल में कुछ आया तो हरियाणा के लोगों को भी तो नहीं पता है कि वहाँ क्या आया क्या नहीं आया। तो ऐसा ऐसा लोगों की समझ में आ रहा है कि ये लोग जो हैं बिल्कुल झूठे लोग हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन जब इनके हाथ में राज होता है तो अभिव्यक्ति नाम की कोई चीज बचती नहीं है। अभी आप देख लो पश्चिम बंगाल में क्या करा, सरकार बनने के बाद जिसने वोट दी कि उसके साथ रेप होगा, जिसने वोट दी उसका कत्ल होगा, जिस पार्टी ने वहां फाइट दी उसका ऑफिस फूका जाएगा, और जिस प्रकार का गदर इन्होंने वहां मचा रखा। और ये गदर कोई यहाँ नहीं है, आपने और जगह भी इसी प्रकार का देखा होगा। जो लोग उनको वोट देते थे तो उनकी जिस प्रकार से प्रताड़ना की जाती थी, तो और भी लोग हैं जो दूसरी छोटी पार्टियां वो भी करती थी, लेकिन ये तो इंतहा है उसकी, जो अभी पश्चिम बंगाल में होने लग रहा, ये तो हद है। तो ऐसे लोग जो जिनके लिए केवल सत्ता है, और सत्ता वो अपने परिवार के लिए, अपने सुख के लिए जो लोग जीतते हैं, तो वो लोग ये नहीं कर सकते। देखिए, सत्ता में मिली अगर सेवा करने के लिए, अगर भाव यही है सेवा करना कि देश की सेवा करेंगे, इसके लिए हमें सत्ता चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। सत्ता नहीं भी आई तो क्या फर्क पड़ रहा भाई, लोगों का अधिकार है, उन्होंने सेवा करने के लिए अगर वो तैयार हैं तो कर लो, नहीं तैयार हैं तो ना करो। पर लेकिन अगर सेवा करने का मौका नहीं देते तो उसके बाद कहोगे कत्ल कर देंगे। तो ये सेवा करने का भाव नहीं, ये राजी करने का भाव था और गुंडागर्दी करने का भाव ही था। धन्यवाद गुज्जर साहब। तो ये हैं कंवरपाल गुज्जर, जिनका कहना है कि इस वक्त हेल्थ की घोषित इमरजेंसी लागू है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है, निसंदेह लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर जो इसके लिए फार्मूला है वो अडोप्ट करना चाहिए। और इसके अलावा वैक्सीन जो है वो आयु वाइज लगाई जा रही है। स्कूलों में फिलहाल लगाने की कोई प्लानिंग नहीं है। जिस प्रकार से सेंटर की गाइडलाइन है उनको पूर्णतः फॉलो किया जा रहा है। और टूरिज्म विभाग का जहाँ तक सवाल है, वो पहले की तरह अभी भी घाटे में है। इस वर्ष 35 करोड़ रुपया जो है टूरिज्म विभाग की तनख्वाहें देने के लिए हरियाणा सरकार से लिया गया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।